सब कुछ एक आम रोड ट्रिप की तरह शुरू हुआ था। 5 दोस्त एक वैन में दिल्ली को पीछे छोड़ते हुए गुजरात की ओर बढ़ रहे थे, एक लंबे वीकेंड पिकनिक के लिए। हम हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, यादें बना रहे थे। हमेशा की तरह वही मजाक, कौन सबसे पहले सनबर्न का शिकार होगा और कौन गुजरात की अनजान गलियों में रास्ता भटक जाएगा। लेकिन उस रात हवा में कुछ अलग था, कुछ अजीब। हाईवे कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सड़क पर रोशनी बस हमारी वैन की हेडलाइट्स तक ही सीमित थी। हमें बीते कई घंटों से कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिखी थी। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। कुणाल ड्राइविंग सीट पर था, पुराने बॉलीवुड गाने गुनगुना रहा था। नेहा पैसेंजर सीट पर फोन में गुम थी। राघव और प्रिया पीछे बैठे इस बात पर बहस कर रहे थे कि पहले कस्बे तक पहुंचते ही कौन सा रास्ता लेना सही रहेगा। हम घंटों से सफर कर रहे थे और मुख्य रास्ता मिस कर चुके थे। कुणाल के कहने पर हमने एक कम झांत हाईवे पकड़ लिया था, जो उसके मुताबिक शांत और ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि मुझे एहसास होने लगा, हवा भारी होती जा रही थी, जैसे रात ने अपना वजन बढ़ा दिया हो, जैसे वो हमें दबाने लगी हो। टायरों की आवाज कुछ ज्यादा ही तेज और लगातार सुनाई देने लगी थी। और फिर जैसे मेरी बेचैनी को सही साबित करने के लिए मैंने उसे देखा। एक औरत, वो सड़क के किनारे खड़ी थी, हमारी वैन की तरफ पीठ किए हुए। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे किसी गहरी सोच में खोई हो। उसे देखते ही मेरी रगों में ठंडक दौड़ गई। उसने सफेद कपड़े पहने थे, एक लंबी झिलमिलाती हुई ड्रेस जो वैन की हल्की रोशनी में अजीब सी चमक रही थी। उसकी घनी काली जुल्फें खुली हुई थीं और जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मुझे लगा जैसे उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखें, मुझे लग रहा था कि वो मेरी आंखों से टकराई थी। मैंने झटके से सिर हिलाया। ये सिर्फ मेरी थकान का असर होगा, रात की खामोशी का कोई खेल होगा। क्या किसी और ने उसे देखा? मैंने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। कुणाल हंस पड़ा। क्या कोई हिचहाइकर? आरव, तुझे सच में नींद की जरूरत है भाई। मैंने सिर हिला दिया, खुद को समझाने की कोशिश की कि यह बस मेरा वहम था। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था, कुछ तो था जो सही नहीं था। मैंने अपना सिर झटका, खुद को ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया। शायद मैं सिर्फ थका हुआ था। आखिर हम कई घंटों से ड्राइव कर रहे थे और पिछली रात मैं ज्यादा सो नहीं पाया था। यात्रा की उत्तेजना ने मुझे जागते रखा था, लेकिन अब थकान हावी होने लगी थी और मेरा दिमाग मुझ पर अजीब सी चालें चलने लगा था। सामने सड़क काली पट्टी की तरह अनंत तक फैली हुई थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं आकाश की ओर कंकाल जैसी उंगलियों की तरफ फैली हुई थी। वैन की हेडलाइट्स लंबी डरावनी परछाइयां डाल रही थी, जो सड़क पर झिलमिला रही थी, जैसे कोई चीज उनमें हलचल कर रही हो, जैसे सब कुछ अस्वाभाविक और अजीब सा हो। कुणाल ने जम्हाई ली और अपनी आंखें मलते हुए कहा, यार मुझे कॉफी चाहिए, हमें कहीं रुकना चाहिए। प्रिया ने सुझाव दिया। वह अपने फोन में स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन मुझे पता था कि इस वीरान रास्ते पर सिग्नल का मिलना मुश्किल था। कुछ किलोमीटर पहले एक ढाबा था, राघव ने कहा, लेकिन हम उसे पार कर चुके हैं। आगे मीलों तक कुछ नहीं है। वाह, बहुत बढ़िया, नेहा कुड़कर बोली। इसीलिए मैंने कहा था कि हमें हाईवे से ही चलना चाहिए, कम से कम वहां ठीक ठाक रेस्ट स्टॉप तो होते हैं। कुणाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यार, रोमांच कहाँ गया तुम्हारा? कभी कभी ऑफ बीट रास्तों पर चलने से भी मजा आता है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिमाग बार बार उस औरत की छवि पर लौट रहा था, जिसे मैंने सड़क किनारे खड़े देखा था। उसमें कुछ ऐसा था जिसने मुझे विचलित कर दिया था। शायद उसका अजीबोगरीब ढंग से एक ही जगह स्थिर खड़े रहना, या शायद यह कि मुझे ऐसा लगा था जैसे उसने मेरी ओर देखा था, हालांकि मैं पक्का नहीं कह सकता था। सामने की सड़क खाली और सुनसान थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, माहौल भी बदलने लगा। वैन के अंदर की हवा भारी हो गई। उसमें कुछ ऐसा था जिसे मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा था। पहले की हल्की फुल्की बातें और हंसी मजाक अब पूरी तरह खत्म हो गए थे। मैंने अपना फोन चेक किया, कोई सिग्नल नहीं। जाहिर था कि यहां नेटवर्क मिलना नामुमकिन था। यार, मुझे 1 मिनट के लिए रुकना पड़ेगा, कुणाल ने अचानक कहा और वैन को किनारे खींच लिया। टायरों के नीचे कंकड़ पत्थर चरमराने लगे। क्यों? प्रिया ने भौहें चढ़ाकर पूछा। नेचर कॉलिंग यार, उसने बेबस सी हंसी के साथ कहा। ज्यादा कोक पी ली थी, नेहा ने आंखें घुमाई। सीरियसली? थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक कोई ढंग की जगह न मिल जाए? करता अगर मेरी ब्लैडर मानती तो।
कुणाल हंसते हुए बोला और बाहर निकलकर अपने हाथ फैलाए जैसे लंबी ड्राइव से शरीर अकड़ गया हो। लेकिन बाहर माहौल कुछ अजीब था। चारों तरफ एक अजीब सी चुप्पी थी। न कोई दूर दूर तक गाड़ियों की आवाज, न झींगुरों की चिड़चिड़ाहट, न ही हवा में सरसराते पत्तों की सरगोशी। बस सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो कुदरती नहीं बल्कि किसी अनहोनी का आभास दे रहा था। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। वो सब सहज लग रहे थे, लेकिन मैं भीतर ही भीतर इस एहसास को झटक नहीं पा रहा था कि हम यहाँ अकेले नहीं थे। कुणाल सड़क से थोड़ा हटकर पेड़ों के एक झुंड के पीछे चला गया। जल्दी कर यार, राघव ने उसके पीछे से आवाज लगाई। मैंने धीरे से सांस छोड़ी और अपने बाजुओं को रगड़ा। ठंड नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ रही थी। मेरे दिमाग में बार बार उसी सफेद साड़ी वाली औरत की छवि घूम रही थी। और फिर जब मैंने खुद को यह समझाने की कोशिश की कि यह सब मेरा भ्रम है, एक धीमी सिहरन भरी फुसफुसाहट मेरे कानों में सरसराई। लौट जाओ। मेरी सांस अटक गई। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे हाईवे के उस सुनसान टुकड़े पर बस हमारी वैन खड़ी थी। वहां कोई नहीं था। तुम लोगों ने सुना? मेरी आवाज उम्मीद से कहीं ज्यादा धीमी निकली। प्रिया ने फोन से नजरें हटाई। क्या सुना? किसी ने फुसफुसाकर कहा। लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले ही एक तेज दिल दहला देने वाली चीख ने रात की खामोशी को चीर दिया। कुणाल। चीख उन पेड़ों के पीछे से आई थी जहां वो गया था। कुछ सेकंड के लिए कोई हिला तक नहीं। फिर बिना सोचे समझे मैं पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ पड़ा। मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। कुणाल! मैं चिल्लाया। पेड़ों की लंबी डरावनी परछाइयां मेरे चारों ओर लहराने लगीं। जमीन अजीब सी नम महसूस हो रही थी, जैसे गीली मिट्टी पर कदम रख रहा हूं। और फिर मैंने उसे देखा। कुणाल वहां खड़ा था, पीठ मेरी तरफ किए हुए। उसकी बाहें बेजान सी लटकी हुई थीं और उसका पूरा शरीर हल्के हल्के कांप रहा था। कुणाल! मैंने धीमे कदमों से उसकी ओर बढ़ते हुए पूछा। मेरी रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके कंधे पर रखा। जैसे ही मेरी उंगलियां उसे छुईं, वो तेजी से हाँफता हुआ पीछे हटा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें चौड़ी और भय से भरी हुई। वो इधर उधर नजरें दौड़ा रहा था, जैसे किसी चीज को खोज रहा हो। क्या हुआ तुझे? मैंने घबराकर पूछा। कुणाल ने जोर से सिर हिलाया और कांपती सांसें ली। मैं नहीं जानता। तूने चीख क्यों मारी? कुणाल ने गला साफ किया, जैसे कुछ कहने से पहले शब्द खोज रहा हो। मुझे लगा मैंने किसी को देखा। किसे? उसने धीरे से कांपता हुआ हाथ उठाया और सामने के खाली मैदान की तरफ इशारा किया। वो एक औरत, वो यहां खड़ी थी। मैंने उसके इशारे की दिशा में देखा। वहां कुछ भी नहीं था। और फिर? मैंने पूछा। कुणाल की आवाज कांप रही थी। फिर वो गायब हो गई। मेरे पेट में ठंडक सी उतर आई। तब तक नेहा, राघव और प्रिया भी वहां आ चुके थे। उनके चेहरे पर चिंता और उलझन के मिले जुले भाव थे। क्या हुआ? राघव ने पूछा। कुणाल ने अपने बालों में हाथ फेरा और सिर झुका लिया। शायद मेरा भ्रम था, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं और मैं जानता था यह भ्रम नहीं था, कुछ यहां था और हम अनजाने में उसकी हद में कदम रख चुके थे। वैन में वापस आने के बाद माहौल पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो हंसी मजाक और मस्ती थी, अब उसकी जगह अजीब सी खामोशी ने ले ली थी। कुणाल तब से चुप था। वो बस खिड़की के बाहर देख रहा था, अपनी घुटनों पर उंगलियां धीरे धीरे बजा रहा था। मैंने कुणाल की तरफ देखा। तू ठीक है? उसने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, बस थक गया हूं। लेकिन मैं जानता था कि वो झूठ बोल रहा था। हम सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ते रहे। सड़क अंतहीन लग रही थी और दोनों ओर खड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ किसी कंकाल की उंगलियों की तरह अपनी टहनियां फैला रहे थे, जैसे हमें जकड़ने वाले हों। प्रिया ने अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। अब भी कोई नेटवर्क नहीं। अगले कस्बे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? राघव ने जीपीएस पर नजर डाली। शायद 2 घंटे और, लेकिन सिग्नल बार बार कट रहा है तो पक्का नहीं कह सकता। बेहद बढ़िया, नेहा बड़बड़ाई। अगले आधे घंटे तक हम बिना कुछ बोले बस चलते रहे। सन्नाटे को तोड़ने वाली एकमात्र आवाज थी इंजन की हल्की घरघराहट और बाहर से आती पेड़ों की सरसराहट। और फिर वैन एक झटके से हिल गई। ये क्या था? कुणाल बुदबुदाया, स्टीयरिंग कसकर पकड़ते हुए। इंजन अजीब सी आवाज करने लगा।
हेडलाइट्स टिमटिमाई और फिर बिना किसी चेतावनी के वैन बंद हो गई। पूर्ण सन्नाटा। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर राघव कराह उठा, कहो कि ये कोई मजाक है। कुणाल ने चाबी घुमाई, इंजन घिस-घिसाया लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। क्या पेट्रोल खत्म हो गया? नेहा ने पूछा। नहीं, टैंक आधा भरा हुआ है। कुणाल की आवाज खड़ी थी। कोई और दिक्कत है? मेरे पेट में बेचैनी का एक ठंडा एहसास गहराने लगा। चलो बोनट खोलकर देखते हैं। हम दोनों वैन से बाहर निकले। रात की हवा असहज रूप से ठहरी हुई थी, यहां तक कि हवा भी बहनी बंद हो गई थी। कुणाल ने बोनट उठाया और तभी मुझे फिर से वही एहसास हुआ जैसे कोई हमें देख रहा हो। फिर एक धीमी हल्की सी आवाज, एक औरत की हंसी, खोखली, गूंजती हुई, अंधेरे में तैरती हुई। मैं ठिठक गया। तूने सुना? कुणाल ने धीरे से सिर हिलाया। उसके हाथ वैन के किनारे जकड़े हुए थे। हंसी और तेज होने लगी, करीब आती हुई, और फिर अंधेरे के बीच से वो नजर आई। सड़क के बीचों बीच एक औरत, सफेद लहराता हुआ कपड़ा पहने हुए। उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था। लहराते काले बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढक रहे थे। वो हिली नहीं, बस देख रही थी। सन्नाटा इतना गहरा हो गया कि कानों में दबाव महसूस होने लगा। हवा भारी हो गई, जैसे किसी ने मेरे सीने पर कोई बोझ रख दिया हो। फिर धीरे से उसने एक कदम आगे बढ़ाया। कुणाल ने मेरा हाथ झटके से पकड़ा। वैन में बैठ, अभी। मुझे दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी। हम दौड़े और हमारे पीछे वो हंसी भी दौड़ी। हमने झटके से दरवाजे बंद किए और तुरंत लॉक कर दिया। ये क्या था? नेहा की आवाज कांप रही थी। उसके हाथ सीट को इतनी जोर से पकड़े हुए थे कि उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। मैं कुछ नहीं बोल पाया। मेरी नजरें अब भी विंडशील्ड पर जमी थीं। वो औरत वहीं खड़ी थी, एकदम स्थिर। उसके बाल अब भी उसके चेहरे को ढंके हुए थे, लेकिन उसके चारों ओर की हवा हिल रही थी, जैसे वहां की जगह खुद मुड़ने लगी हो। कुणाल ने कांपते हाथों से चाबी फिर घुमाई। इंजन नहीं स्टार्ट हुआ। चलना यार प्लीज। कुणाल ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा। हंसी रुक चुकी थी, लेकिन सन्नाटा उससे भी डरावना था। वो अब भी वहां है? राघव ने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने घुटली निगली और खुद को देखने के लिए मजबूर किया। वो गायब हो चुकी थी। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ के नीचे दौड़ गई। मुझे अब वो नहीं दिख रही, मैंने धीरे से कहा, लेकिन इससे मुझे कोई राहत नहीं मिली। कुणाल ने घबराकर एक आखिरी बार चाबी घुमाई। इंजन अचानक जोर से गरज उठा। वैन के भीतर राहत की एक लहर दौड़ गई। जल्दी चलाओ, प्रिया घबराई आवाज में चिल्लाई। हमें यहां से निकालो। कुणाल को दोबारा कहने की जरूरत नहीं थी। उसने एक्सीलेटर दबा दिया और वैन झटके से आगे बढ़ गई, अंधेरी सड़क पर तेजी से दौड़ते हुए। कुछ मिनटों तक किसी ने कुछ नहीं कहा। सड़क सुनसान थी, चांदनी के हल्के उजाले में दूर तक फैली हुई। नेहा ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। अभी ये क्या हुआ? पता नहीं, राघव बुदबुदाया। लेकिन अब हम कहीं भी रुकने वाले नहीं हैं। किसी ने विरोध नहीं किया। हमने लगभग 10 मिनट तक सफर तय किया। वैन अब स्थिरता से सड़क पर दौड़ रही थी और धीरे धीरे तनाव कुछ कम होने लगा था। तभी प्रिया हड़बड़ा उठी। गायज देखो, उसने कांपते हाथ से साइड मिरर की तरफ इशारा किया। मैंने मुड़कर देखा और मेरा खून जम गया। वो औरत हमारे पीछे भाग रही थी, न टहलते हुए, न हवा में तैरते हुए, बल्कि पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए। उसका शरीर अजीब तरीके से झटके खा रहा था, जैसे उसमें हड्डियां ही न हों। उसके हाथ बेढंगे तरीके से इधर उधर लहरा रहे थे। उसके बाल हवा में बेतहाशा उड़ रहे थे। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा डरावनी थी, वो तेजी से हमारे करीब आ रही थी। कुणाल ने उसे भी देख लिया। उसकी सांस अटक गई। साले! उसने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। वैन एक दहाड़ के साथ 100 की स्पीड से दौड़ पड़ी, लेकिन वो भी नहीं रुकी, न ही उसकी रफ्तार कम हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वो बस हवा में तैरते हुए, उड़ते हुए हमारा पीछा कर रही थी। उसका सफेद कपड़ा किसी भूतिया चादर की तरह लहराता जा रहा था और फिर वो गायब हो गई। 1 सेकंड पहले वो हमारे पीछे थी, अगले ही पल सड़क खाली थी। पीछे देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ था ही नहीं। वैन के अंदर सन्नाटा पसर गया। कुणाल ने स्टीयरिंग और कसकर पकड़ लिया। उसके हाथों की उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। हम ये हाईवे छोड़ रहे हैं। जैसे ही कोई दूसरा रास्ता दिखेगा, हम उधर मुड़ जाएंगे। किसी ने विरोध नहीं किया, लेकिन मेरे मन में एक भयानक एहसास गहराने लगा। शायद
हमें इतनी आसानी से इस सड़क से निकलने नहीं दिया जाएगा। हम चुपचाप गाड़ी चलाते रहे। हवा में घुला डर इतना घना था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। कोई कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था, जैसे एक भी शब्द निकला तो वो वापस आ जाएगी। सड़क के दोनों किनारे के पेड़ धुंधले होते जा रहे थे, जैसे हम किसी अंतहीन अंधेरे सुरंग में फंस गए हों। चांद जो पहले आसमान में चमक रहा था, अब घने बादलों के पीछे छिप चुका था। वैन का इंजन धीमी गूंज के साथ चल रहा था। बाहर हवा के हल्के झोंके पेड़ों के बीच सरसराहट पैदा कर रहे थे। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर प्रिया ने अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। रुको, हम कितनी देर से ड्राइव कर रहे हैं? मैंने भी अपना फोन चेक किया। बैटरी लगभग खत्म होने वाली थी, लेकिन जो समय दिखा उसे देखकर मेरी सांस अटक गई। ये असंभव है, मैंने बुदबुदाया। क्या हुआ? नेहा ने पूछा। प्रिया की आवाज कांप रही थी। हम 1 घंटे से ज्यादा समय से ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन हम अभी भी उसी सड़क पर हैं। राघव तुरंत बोला। ये मुमकिन नहीं है। हमें अब तक किसी कस्बे या मोड़ तक पहुंच जाना चाहिए था। कुणाल का जबड़ा कस गया। शायद हम ध्यान नहीं दे रहे। हम सब डरे हुए हैं। हमारा दिमाग खेल खेल सकता है। नहीं, मैंने उसकी बात काटी। बाहर देखो। सभी ने खिड़की से झांका। वहीं ढाबा, छोटा टूटा फूटा। बाहर लकड़ी की कुछ पुरानी मेजें रखी हुई। अंदर से एक मध्यम टिमटिमाती रोशनी झांक रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हम इसे 1 घंटे पहले भी देख चुके हैं, नेहा ने फुसफुसाते हुए कहा। कोई कुछ नहीं बोला। मेरे गले में कुछ अटकने लगा। कुछ ठीक नहीं था। हम एक ही जगह घूम रहे हैं। प्रिया की धीमी आवाज में डर झलक रहा था। कुणाल ने स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। यह मुमकिन नहीं है। लेकिन हम सब जानते थे कि यह सच था। कुछ हमें यहां से निकलने नहीं दे रहा था। ढाबे की रहस्यमयी परछाई, हमें रुकना होगा, राघव बोला। शायद ढाबे में कोई हमारी मदद कर सके। यह बहुत बुरा आइडिया है, नेहा ने घबराई आवाज में कहा। लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। थोड़ी झिझक के बाद कुणाल ने वैन को ढाबे के सामने मिट्टी वाले रास्ते पर मोड़ दिया। ढाबा बेहद पुराना लग रहा था। दीवारों की पेंट उखड़ चुकी थी। दरवाजे के ऊपर लटका बल्ब बुझने के कगार पर झिलमिला रहा था, और फिर भी ओपन लिखा हुआ साइन टिमटिमा रहा था। हमने हिचकिचाते हुए वैन से कदम बाहर रखा। रात असाधारण रूप से शांत थी। अंदर काउंटर के पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा चाय को धीरे धीरे हिला रहा था। वह तब तक नहीं हिला जब तक हम अंदर नहीं आए। हवा में कुछ अजीब महक थी। पुराने अगरबत्ती की गंध के नीचे कुछ सड़ा गला सा महसूस हो रहा था। कुणाल ने गला साफ किया। बाबा? बूढ़े आदमी ने आखिरकार हमें देखा। उसकी आंखें गहरी, धंसी हुई और पढ़ने में असमर्थ थीं। हमें मदद चाहिए, कुणाल ने कहा। हम कई घंटे से गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हर बार इस ढाबे तक ही लौट आ रहे हैं। यहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता है? बूढ़े आदमी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने धीरे धीरे चाय का एक घूंट लिया। उसके होठों पर एक हल्की अजीब सी मुस्कान उभरी। फिर लगभग फुसफुसाहट जैसी आवाज में उसने कहा, तुम लोग यहां से नहीं जा सकते। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ में एक सर्द लहर दौड़ा दी। मतलब? प्रिया की आवाज थरथरा रही थी। बूढ़ा आदमी आगे झुका। उसकी गहरी आंखें हमारी ओर जमी थीं। वो तुम्हें जाने नहीं देगी। मेरा पेट सिकुड़ गया। नेहा ने कांपते हुए एक कदम पीछे लिया। कौन? बूढ़े ने धीमी सांस छोड़ी। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सफेद साड़ी वाली औरत। भूतनी का इंतजार। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। कुणाल ने अपना सिर झटका। हम भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करते बाबा, बस हमें सही रास्ता बता दो। बूढ़े ने हल्की डरावनी हंसी हंसी। तुम लोग उसे देख चुके हो, है ना? कोई कुछ नहीं बोला। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। तो फिर बहुत देर हो चुकी है। बाहर हवा का एक तेज झोंका आया। खिड़कियां तेजी से खड़खड़ाने लगी। मैंने दरवाजे की ओर देखा और मेरा खून ठंडा पड़ गया। धूल से ढके कांच के पार वो खड़ी थी। उसके लंबे उलझे बालों ने उसका चेहरा ढक रखा था। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी, बिना किसी हवा के। वो हमें घूर रही थी। मेरी चीख गले में ही घुट गई। बूढ़े आदमी की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। उसने तुम्हें चुन लिया है। मेरे सीने में ठंडक जमने लगी। वो अभी भी ढाबे के बाहर खड़ी थी। उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था, जैसे वो हमारी बातें सुन रही हो। कोई हिला नहीं, कोई सांस तक नहीं ले रहा था। तभी ढाबे की रोशनी झपकी। 1 बार, 2 बार, फिर अंधेरा। मेरे कानों में एक तीखी गूंज गूंजने लगी। फिर एक फुसफुसाहट। तुम लोग नहीं जा सकते।
नेहा की चीख पूरे ढाबे में गूंज उठी। बूढ़ा आदमी नहीं हिला, वो बस हमें खाली निर्जीव आंखों से घूरता रहा। भागो, कुणाल चिल्लाया, मेरा हाथ पकड़कर। हम वैन की तरफ भागे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि लग रहा था सीने से बाहर कूद जाएगा। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की। क्लिक क्लिक क्लिक, लॉक था। नहीं नहीं नहीं, राघव ने पैनिक में दरवाजा खींचा। तभी एक हाथ खिड़की पर आकर धप्प से लगा। मैं जड़ हो गया। वो अंदर बैठी थी, वैन की पिछली सीट पर। उसके बाल अब भी चेहरे पर झुके हुए थे। उसकी हड्डी जैसी उंगलियां कांच पर घिसट रही थीं, पीछे कुछ गहरे काले धब्बे छोड़ती हुई। फिर उसका सिर हमारी ओर झटका। उसके होंठों पर एक भयानक नुकीली मुस्कान थी। वैन अपने आप अनलॉक हो गई। फिर दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। एक अदृश्य ताकत ने नेहा को अंदर खींच लिया। नेहा! प्रियंका चीख पड़ी, उसकी कलाई कसकर पकड़ते हुए। नेहा के नाखून प्रियंका की त्वचा में गहरे ढंस गए। उसकी आवाज दहशत से कांप रही थी। मुझे मत छोड़ो। हमने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन कुछ था, कुछ अनदेखा, जो उसे वैन के अंदर खींच रहा था। उसकी चीखें अचानक दर्दनाक गुर्राहट में बदल गईं। उसका शरीर बुरी तरह झटके खाने लगा और फिर धड़ाम! वैन का दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। पूरी वैन हिंसक रूप से हिलने लगी। नेहा की घुटी घुटी चीखें अंदर से आ रही थीं और फिर पूर्ण सन्नाटा। हम सुन्न खड़े रहे, खौफ के साए में जकड़े हुए। कुणाल कांपते हाथों से दरवाजे का हैंडल पकड़ने बढ़ा। ताला लग चुका था। नहीं, प्रियंका फुसफुसाई। उसकी आवाज टूटने लगी। नहीं नहीं नहीं। और तभी वैन का इंजन गड़गड़ाने लगा। हेडलाइट्स चमक उठी। उनकी रोशनी हमारी आंखों में चुभ गई। वैन झटके से आगे बढ़ी। हम बस देख सकते थे। वैन अपने आप चलने लगी थी। हमारी आंखों के सामने वो अंधेरे में समा गई। आखिरी चीज जो हमने देखी, नेहा का डर से भरा चेहरा वैन की खिड़की से झांकता हुआ। फिर सब कुछ गायब हो गया। हम अकेले रह गए थे। मेरी सांसें तेज हो गईं, गले में डर की फांस अटक गई। हमें उसके पीछे जाना होगा। कैसे? कुणाल चिल्लाया। उसकी आवाज डर से कांप रही थी। वैन खुद चली गई। प्रियंका घुटनों के बल गिर पड़ी, सिसकते हुए। हमें यहां नहीं आना चाहिए था। हमें चेतावनी मान लेनी चाहिए थी। मैं हड़बड़ाकर बूढ़े आदमी की तरफ मुड़ा। मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? वो अब भी अपनी जगह पर स्थिर बैठा था, उसकी आंखें भावशून्य। उसने अपना पहला चुन लिया है। राघव का दम घुटने लगा। पहला? उसने कांपती आवाज में पूछा। मतलब और भी होंगे? बूढ़े आदमी की गहरी बुझी हुई आंखें और अंधेरी हो गईं। उसने कांपते हाथ से हमारी पीठ के पीछे इशारा किया। हमने मुड़कर देखा और हमारी रूह कांप गई। वैन वापस आ चुकी थी, बिल्कुल वहीं खड़ी थी जहां हमने छोड़ी थी। इंजन अब भी चल रहा था। ड्राइवर की सीट का दरवाजा पूरा खुला था और अंदर नेहा बैठी थी, बिल्कुल स्थिर। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। उसके हाथ गोद में सलीके से मोड़े हुए थे। लेकिन कुछ अजीब था, कुछ बहुत गलत था। प्रियंका हिचकिचाई। नेहा? कोई जवाब नहीं। कुणाल ने धीरे से कदम बढ़ाया। नेहा? अब भी कुछ नहीं। मेरे अंदर की हर नस चीख रही थी, मत जाओ, पास मत जाओ। लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था। राघव ने घबराते हुए वैन की तरफ कदम बढ़ाया। उसने हल्के हाथों से नेहा के कंधे को छुआ और तभी उसका सिर झटके से ऊपर उठा। हमारे कदम अपने आप पीछे हट गए। हमने जो देखा उसे हमारे शरीर से खून सूख गया। नेहा की आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। उसकी त्वचा सफेद और हड्डियों से इतनी कसकर चिपकी हुई थी मानो कभी हिल ही नहीं पाएगी। और उसके होंठ एक अजीब भूखी मुस्कान में सिकुड़ गए थे। फिर उसकी आवाज आई, एक सर्द सिरहन पैदा करने वाली फुसफुसाहट। वो अब मेरे अंदर है। ढाबे की बत्तियां बेतहाशा टिमटिमाने लगी। पेड़ों के बीच से ठंडी हवा झंझोर कर गुजरने लगी। और तभी मुझे एहसास हुआ, नेहा अब नेहा नहीं रही। वो अब उस औरत की हो चुकी थी। वो औरत सफेद साड़ी वाली। मैं घबराकर पीछे हटा। मेरी सांसें बेकाबू हो गईं। हमें यहां से निकलना होगा अभी। कुणाल ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन नेहा? प्रियंका की आवाज कांप गई। अब वो नेहा नहीं रही। राघव की फुसफुसाहट हमें भीतर तक जमी देने वाली थी। तभी वो चीज जो अब नेहा नहीं थी हल्के से हंसी। फिर वो झपट पड़ी। हमारे पास सोचने तक का समय नहीं था। वो अमानवीय गति से हमारी ओर बढ़ी।
उसकी उंगलियां कुणाल की बाह पर धंस गईं, नाखून गहरे तक गड़ गए। कुणाल दर्द से चीख पड़ा और उसे झटके से पीछे धकेल दिया, लेकिन वो रुकी नहीं। वो वैन से बाहर रेंगती हुई निकली। उसके हाथ पैर अजीब तरीके से मुड़ रहे थे। उसकी काली आंखें मुझ पर जम गईं। अब अगला तू है। एक ठंडी डरावनी सिहरन मेरी रीढ़ में दौड़ गई। फिर बूढ़ा आदमी अचानक कुछ पुरानी भाषा में चीख उठा। नेहा, या जो भी अब उसके अंदर था, भयानक चीख मारकर तड़पने लगी। उसका शरीर झटके खाने लगा और फिर वो जमीन पर गिर पड़ी, शांत। कुछ पलों तक किसी ने कोई हरकत नहीं की। फिर प्रियंका घुटनों के बल उसके पास जा बैठी। नेहा बेहोश थी, उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन वो जिंदा थी। बूढ़े आदमी ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने उसका सामना किया। यही वजह है कि वो अब भी जिंदा है। मैं उसकी ओर मुड़ा। मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा था। ये सब क्या हो रहा है? वो कौन थी? बूढ़े आदमी की आंखें अंधेरे में और भी गहरी हो गईं। वो कभी एक औरत थी, छोड़ी गई, ठुकराई गई, इसी हाईवे पर मरने के लिए छोड़ दी गई। अब वो इंतजार करती है, मुसाफिरों को बुलाती है, एक एक करके। राघव की आवाज सूखी और कांपती हुई निकली। तो वो भूत है? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, उससे भी बदतर। वो एक श्राप है। एक ठंडा डर मेरी हड्डियों तक उतर गया। कुणाल आगे बढ़ा, आवाज कड़क थी। उसे रोकने का कोई तरीका होगा। बूढ़े आदमी ने अपना सिर झुका लिया। तुम उसे रोक नहीं सकते। मेरा खून जम गया। मैंने मुश्किल से फुसफुसाकर पूछा, हम फंस गए हैं, है ना? बूढ़े आदमी का सन्नाटा ही उसका जवाब था। बाहर हवा फिर से तेज हो गई, पेड़ों के बीच से गुजरती हुई, एक सर्द चेतावनी छोड़ती हुई, और दूर कहीं हल्की सर्द हंसी फिर से गूंज उठी। वो औरत सफेद साड़ी वाली अभी खत्म नहीं हुई थी। हम फंस चुके थे। ये एहसास मेरी हड्डियों तक जम गया, जैसे किसी ने बर्फ भर दी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता हम किस दिशा में भागते, हम हमेशा यहीं लौट आते। वही सड़क, वही पुराना ढाबा, वही खत्म न होने वाला खौफ। नेहा अभी भी बेहोश पड़ी थी, ठंडी जमीन पर, वैन के पास। उसकी सांसें हल्की थीं, चेहरा सफेद पड़ चुका था। लेकिन अब मुझे नेहा से डर नहीं लग रहा था। डर उस चीज से लग रहा था जो उसके अंदर थी। प्रियंका उसे अपनी गोद में लेकर सिसक रही थी। हमें इसे अस्पताल ले जाना होगा। कुणाल ने झुंझलाकर अपने बालों में हाथ फेरा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। तुमने देखा अभी क्या हुआ? क्या सच में लगता है कि कोई अस्पताल इसे ठीक कर सकता है? राघव के हाथ मुट्ठी में कस गए। तो फिर करें क्या? बूढ़े आदमी ने एक थकी हुई सांस छोड़ी। इस जगह से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कैसे? हवा और तेज हो गई, पेड़ जोरों से हिलने लगे। बूढ़े आदमी की आंखों में अंधेरा घिर आया। उसे किसी और को लेना होगा। मौत जैसा सन्नाटा छा गया। क्या? प्रियंका की आवाज कांप गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। बूढ़ा आदमी उसी गहरी आवाज में बोलता रहा, वो इस हाईवे से बंधी हुई है। यहीं उसके साथ धोखा हुआ था, यहीं उसे छोड़ दिया गया, यहीं उसकी हत्या हुई। अब वो भी दूसरों के साथ वही करती है, एक एक कर उनकी आत्माएं लेती है। मेरा गला सूख गया। तो तुम कह रहे हो कि अगर उसे कोई और मिल जाए तो वो हमें छोड़ देगी? बूढ़े आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। सच्चाई मुझ पर बिजली की तरह गिरी। हम में से किसी एक को मरना होगा। नहीं, प्रियंका की आवाज आग जैसी दहक उठी। उसकी आंखों में एक चमक थी। हम किसी को कुर्बान नहीं करेंगे, कोई और रास्ता जरूर होगा, राघव ने कांपती आवाज में कहा। बूढ़े आदमी ने कंधे उचका दिए। तो फिर यहीं रुको, जब तक वो तुम सबको एक एक करके न ले जाए। मेरे गले में कुछ अटक गया। हवा भारी और दम घोंटने वाली लगने लगी। हमें कुछ और सोचना होगा। कुणाल ने वैन की ओर इशारा किया। अगर हम बस गाड़ी भगाएं पूरी ताकत से, हो सकता है हम उसे पीछे छोड़ दें। बूढ़ा आदमी अंधेरे में हंसा। तुम सोचते हो कि किसी ने पहले कोशिश नहीं की? सैकड़ों लोग यहां आए, सबने यही किया, कोई नहीं बचा। कुणाल के जबड़े कस गए। हमें कुछ तो करना होगा। मैंने नेहा की ओर देखा। वो अभी भी अंदर किसी चीज से लड़ रही थी। सफेद साड़ी वाली औरत ने उसे पूरी तरह अपने वश में नहीं किया था। मतलब अभी भी उम्मीद थी। हमें इंतजार करना चाहिए, मैंने ठोस आवाज में कहा। अभी वो हमला नहीं कर रही। शायद हमें कोई कमजोरी मिल जाए। बूढ़े आदमी ने कोई बहस नहीं की। वो बस मुड़ा और धीमे कदमों से ढाबे की ओर जाने लगा। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है,
उसने कंधे पर नजर डाली और ठंडी आवाज में कहा, वो फिर से आएगी। फिर वो अंधेरे में खो गया। रात लंबी हो गई, भयानक, अजीब सी खामोशी में डूबी हुई। फिर वही जानी पहचानी आवाज, हंसी, मुलायम, ठंडी। वो देख रही थी, इंतजार कर रही थी, और मुझे एहसास हुआ अब वो अगली बारी लेने के लिए तैयार थी। नेहा की आंखें झपकने लगीं। पहले मैंने राहत की सांस ली, फिर वो मुस्कुराई, धीमी, अजीब, अस्वाभाविक हंसी। उसका सिर हल्का सा झुका, ठीक वैसे ही जैसे सफेद साड़ी वाली औरत का था। प्रियंका हड़बड़ाकर पीछे हटी। नहीं 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 नहीं। नेहा के होंठ हिले। उसकी आवाज कुछ गलत थी। भागते क्यों हो? मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। कुणाल धीरे धीरे आगे बढ़ा। नेहा? वो हंसी, ठीक वही हंसी जो हमने अंधेरे में सुनी थी। मेरा खून जम गया। राघव ने सूखी आवाज में फुसफुसाया, वो उसके अंदर आ चुकी है। नेहा ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी काली आंखें मुझ पर टिकी। उसे तुम पसंद हो? मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे। हर नस, हर हड्डी मुझे भागने को कह रही थी। नेहा यसिया जो भी उसके अंदर था फिर से हंसी, फिर वो झपट्टी। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसकी उंगलियां मेरे गले में जकड़ चुकी थी। उसकी पकड़ अमानवीय रूप से मजबूत थी। मैं हांफते हुए उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगा। उसका चेहरा मेरे बेहद करीब था, उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी। और फिर मैंने उसे देखा, नेहा नहीं, उसे, सफेद साड़ी वाली औरत। उसका चेहरा नेहा के चेहरे पर झिलमिला रहा था, जैसे किसी पुराने टीवी की टूटी हुई स्क्रीन पर कोई परछाई। और उसने फुसफुसाया, अब अगला नंबर तुम्हारा है। मेरे सीने में कुछ ठंडा उतरने लगा। अंधकार, गहरा, ठंडा, साया, फिर तेज रोशनी। वैन की हेडलाइट्स चमक उठी। नेहा चीखते हुए पीछे हट गई, अपना चेहरा ढांप लिया। राघव ड्राइवर सीट पर कूद चुका था। गाड़ी में बैठो। हमने बिना एक पल गंवाए खुद को वैन के अंदर फेंक दिया। नेहा में से वो चीज जो उसके अंदर थी चीख उठी, तेज, भयावह, इंजन गरजा। और फिर हम सड़क पर सरपट भाग रहे थे, उससे दूर, ढाबे से दूर। लेकिन जब मैंने पीछे मिरर में देखा, मेरा दिल डूब गया, क्योंकि सड़क के बीचों बीच लाल टेल लाइट्स की चमक में नहाई हुई वो अभी भी मुस्कुरा रही थी। और मुझे पता था यह खत्म नहीं हुआ था, अब भी नहीं। वैन सुनसान हाईवे पर दौड़ रही थी। टायरों की चीखती आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। राघव ने एक्सीलेटर को आखिरी हद तक दबा दिया था। हेडलाइट्स अंधेरे में सड़क के लंबे अंतहीन रास्ते को रोशन कर रही थी। लेकिन मेरा दिल जानता था इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पीछे की सीट पर नेहा चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा भावहीन था, उसकी मुट्ठियां कसकर बंद थीं, उसकी सांसें धीमी थीं, लेकिन उसकी आंखें, वो काली गहरी आंखें, अब भी उसी अंधेरे से भरी थीं जिसने उसे अपने कब्जे में ले लिया था। मैं ज्यादा देर तक उसकी ओर नहीं देख सका। सिर्फ सोचकर ही मेरी रूह कांप उठी कि वो कैसे किसी के वश में हो गई थी, कैसे उस सफेद साड़ी वाली औरत ने उसमें प्रवेश कर लिया था। प्रियंका की आवाज कांप रही थी, उसकी फुसफुसाहट मुश्किल से सुनाई दी। हम उससे बच नहीं सकते, है ना? राघव के हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जकड़े हुए थे, उसकी उंगलियां सफेद पड़ गई थीं। हमें कोशिश करनी होगी प्रियंका, यही एक रास्ता बचा है। मैंने खिड़की से बाहर झांका। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था, दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। सड़क अब भी वीरान थी, लेकिन मैं कोई राहत महसूस नहीं कर पा रहा था। वो अब भी हमारे पीछे थी, देख रही थी। मैंने सीट को कसकर पकड़ लिया और खुद को शांत करने की कोशिश की। हमें कुछ करना होगा, नेहा के अंदर जो भी है उसे निकालना होगा। हम हमेशा भागते नहीं रह सकते। कुणाल, जो अब तक चुप था, गहरी आवाज में बोला, और कैसे करेंगे हम ये अनुज? तुमने देखा ना, उसने राजेश को मार डाला। अब वो नेहा के अंदर है। हम क्या करें? भगवान से प्रार्थना करें? मैंने निराशा में सिर झुका लिया। मुझे नहीं पता, लेकिन हमें कोशिश तो करनी ही होगी। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा इस श्राप को तोड़ने का। हमें और लोगों को मरने से रोकना होगा। प्रियंका की आंखें डर से बड़ी हो गईं, लेकिन जब उसने नेहा की ओर देखा तो उनमें करुणा झलकने लगी। क्या हम नेहा को वापस ला सकते हैं? क्या वो बच सकती है? राघव ने लंबी सांस ली। अगर हम ऐसा कर भी लें तो भी वो पहले जैसी नहीं होगी। वो आत्मा जो भी है, उसने पूरी तरह उसे अपने वश में कर लिया है। हमें इसकी जड़ तक पहुंचना होगा, नहीं तो ये कभी खत्म नहीं होगा। समय जैसे ठहर सा गया था। घड़ियां आगे बढ़ रही थीं।
लेकिन महसूस हो रहा था जैसे हम वहीं के वहीं रुके हुए हैं। चंद्रमा आसमान में चमक रहा था, जैसे दूर से हमें देख रहा हो, निष्पक्ष, ठंडा और अपरिचित। और तभी मैंने उसे देखा। सड़क के किनारे खड़ी एक परछाई। मेरा खून जम गया। वो सफेद कपड़ों में लिपटी एक आकृति थी जिसके लंबे काले बाल हवा में लहराते हुए बह रहे थे। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन मुझे देखने की जरूरत नहीं थी। वो हमें मिल गई थी। मैंने घबरा कर डैशबोर्ड पर हाथ पटका। वो यहां है, वो हमारे पीछे है। राघव ने अचानक ब्रेक मारा। टायरों की तेज चीख गूंज उठी। पूरी वैन झटके से रुक गई। बाहर हवाएं गरजने लगीं, खिड़कियां जोर से हिलने लगीं। नेहा के होंठों से एक धीमी गहरी हंसी फूटी। नेहा, प्रियंका की आवाज टूट रही थी। नहीं, प्लीज लड़ो इससे। लेकिन नेहा की आंखें अब भी काली थीं। उसकी मुस्कान विकृत थी। उसका शरीर स्थिर था, जैसे किसी और शक्ति के नियंत्रण में हो। और तभी सफेद साड़ी वाली औरत आगे बढ़ी। हवा जम गई। तापमान एक ही पल में गिर गया, जैसे बर्फीली ठंड ने हमें घेर लिया हो। उसकी आंखें, उन आंखों में भूख थी। हम फंस चुके थे, हम बच नहीं सकते। नेहा की आवाज गूंजी, लेकिन अब वह उसकी नहीं थी। ये वही स्त्री थी, वही सर्द, रीढ़ तक सिहरन पहुंचा देने वाली आवाज। तुम में से कोई भी बच नहीं सकता। राघव की आवाज भारी पड़ गई। तू ये सब क्यों कर रही है? तुझे हमसे आखिर चाहिए क्या? सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत हल्के से मुस्कुराई। एक ऐसी मुस्कान जो किसी भी इंसान के अंदर डर पैदा कर दे। चाहिए? उसकी आंखें मुझ पर जमी, जैसे मेरी आत्मा को भेद रही हो। जो मुझसे छीना गया था, मैं वही चाहती हूं। एक एक करके तुम सब मेरे हो जाओगे। अचानक नेहा का शरीर झटके खाने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। उसकी चीख गूंजी, पर वह नेहा की नहीं थी। वह उस औरत की थी जो उसके भीतर से निकल रही थी। एक भयानक गूंजती हुई आवाज, जिससे लगता था कि पूरी हवाएं कांप उठी हों। भागो! मैं चीख पड़ा। दिल दहला देने वाला खौफ मेरी रगों में दौड़ पड़ा। हमें अभी भागना होगा। पर कोई हिला तक नहीं। हम सब वहीं खड़े रह गए, जैसे हमारे पैर जमीन से चिपक गए हों। हमारी आंखें उसकी जलती हुई भयानक निगाहों से हट ही नहीं रही थीं। और फिर सब कुछ बदल गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो हर चीज अलग थी। हमारा वैन अब हाईवे पर नहीं था। यह किसी पुरानी जर्जर हवेली के सामने खड़ा था। खिड़कियां टूटी हुई थीं, उन पर मोटी धूल की परत जमी थी। हवा में अजीब सी सीलन और सड़न की गंध थी। हम यहाँ कैसे पहुंचे? सामने वही औरत खड़ी थी, अब पूरी तरह ठोस। उसका चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। उसकी आंखों में ठंडी क्रूरता थी, जैसे हमें जिंदा निगल जाना चाहती हो। अब तुम मेरी जमीन पर खड़े हो। उसकी आवाज धातु पर खरोंच जैसी थी, ठंडी और कठोर। और अब तुम्हें अपना चुनाव करना होगा। उसके शब्दों ने जैसे मेरी हड्डियों तक को जकड़ लिया। तुम क्या कहना चाह रही हो? कुणाल ने कांपती आवाज में पूछा। औरत की मुस्कान चौड़ी हो गई, इतनी कि उसे भय उमड़ने लगा। तुम में से एक को मरना होगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा, सांसें उखड़ने लगी। नेहा, हमारी अपनी नेहा, अब भी उस भूतनी के नियंत्रण में थी, लेकिन हम उसे ऐसे छोड़ नहीं सकते थे। हम में से कोई भी एक दूसरे को पीछे नहीं छोड़ सकता था। हम में से कोई नहीं मरेगा। मैंने घबराई हुई मगर दृढ़ आवाज में कहा। कोई और रास्ता जरूर होगा। औरत की आंखों में कुछ अजीब सा चमका, जैसे मेरी बात से उसे मनोरंजन हो रहा हो। कोई और रास्ता नहीं है बच्चे, वह फुसफुसाई। सिर्फ बलि। तुम्हें अपने किसी साथी की बलि देनी होगी, वरना तुम सब यहीं सड़ जाओगे। प्रीति का चेहरा सफेद पड़ गया। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा करेंगे ही नहीं। तभी नेहा के शरीर में झटके आने लगे। वह जमीन पर गिर गई। उसकी चीखें इतनी दर्दनाक थीं कि दिल दहल जाए। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ उसे फाड़ने की कोशिश कर रहा हो। हमने खुद को किस मुसीबत में डाल दिया था। सफेद साड़ी वाली औरत एक कदम आगे बढ़ी। उसकी आंखों में भूख थी, एक भयानक अमानवीय भूख। तय करो, उसने धीमे मगर ठंडे स्वर में कहा, वरना मैं खुद चुन लूंगी। हमारे चारों ओर की हवा भारी हो गई थी, दम घोंट देने वाली, जैसे मौत का साया हमारे सिर पर मंडरा रहा हो। सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत हमारे सामने खड़ी थी, हर उस बुरे सपने का सजीव रूप जिसे हमने कभी सोचा भी नहीं था। उसकी उपस्थिति भयावह थी और उसकी मांगें स्पष्ट। हम में से किसी एक को मरना था, वरना हम सब यहीं खत्म हो जाते। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था।
डर मेरी छाती को जकड़ रहा था। यह कैसा चुनाव था? हम कैसे तय करते कि कौन मरे और कौन बचे? पर यह कोई ऐसी स्थिति नहीं थी जिसमें सबकी जीत हो सकती थी। यह जगह बेरहम थी, निर्दयी, और यहां कोई रहम नहीं किया जाता था। अभी भी भूतनी के कब्जे में नेहा ने अपना सिर मेरी ओर घुमाया। उसकी शक्ल पर एक भयानक अस्वाभाविक हंसी थी। उसकी आंखें गहरी काली आत्माहीन गहराइयां मुझ में झांक रही थीं, जैसे मेरी आत्मा को चूस लेना चाहती हूं। मैं महसूस कर सकता था कि मेरा साहस धीरे धीरे डगमगाने लगा था। उस औरत ने नेहा के जरिए बोलते हुए हमें और उकसाया, हमारे डर को अपना ईंधन बनाया। तुम लोग यहां तक आ तो गए, वह घृणा से हंसी, लेकिन तुम सब मेरी बिसात पर रखे प्यादों से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। जो मेरा है वह मैं लेकर ही रहूंगी, चाहे जैसे भी हो। राघव की आवाज कांप रही थी, जैसे उसके शब्द भी घुटते जा रहे हों। मैं नहीं कर सकता। मैं किसी को भी मरने के लिए नहीं चुन सकता। ऐसा करना गलत है। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है राघव, मैंने कांपती आवाज में कहा। अगर हमने फैसला नहीं किया तो वह खुद फैसला कर लेगी, और अगर उसने चुना तो शायद हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। कुणाल का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी आंखों में भय था, उसका पूरा शरीर थरथरा रहा था। लेकिन हम कैसे तय करें? हम कैसे किसी की मौत का चुनाव करें? नेहा की चीखें फिर से गूंज उठी। उसका शरीर हवा में झूलने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर से चीर रही हो। सफेद साड़ी वाली औरत उसकी पीठ के पीछे खड़ी थी। उसकी छाया इतनी भारी थी कि ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उस अंधकार में डूब रही हो। औरत की आंखों में एक डरावनी चमक थी, उसके होंठों पर वही निर्दयी मुस्कान। तय करो, उसने शीतल लेकिन कठोर स्वर में कहा, वरना मैं खुद फैसला करूंगी। उसके शब्द मौत की सजा की तरह थे। चारों ओर अंधकार गहराने लगा, जैसे यह जगह धीरे धीरे हमें अपने भीतर समा रही हो। हम पूरी तरह जकड़ चुके थे, डर और असमंजस में फंसे हुए। अचानक प्रिया ने कांपती आवाज में फुसफुसाकर कहा, हम नेहा को नहीं मरने दे सकते, हम उसे छोड़ नहीं सकते। वह हमारी दोस्त है। उसकी आंखों में आंसू थे, दर्द साफ झलक रहा था। वह जानती थी कि इस निर्णय की कीमत कितनी भयावह होगी, लेकिन अगर नेहा को बचाना था तो बलि किसी और की देनी थी। अब सवाल सिर्फ एक था, कौन आगे आएगा, कौन अपनी जान देने के लिए तैयार होगा। लेकिन इससे पहले कि हम कोई जवाब दे पाते, सफेद साड़ी वाली औरत फिर से बोल उठी। उसकी आवाज बर्फीली हवा की तरह थी, ठंडी, चुभती हुई। समय खत्म हो रहा है, अब फैसला करो। मैंने अपने दोस्तों की ओर देखा। उनकी आंखों में वही भय था जो मेरी आंखों में झलक रहा था। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां जो भी निर्णय लेते उसका अंजाम भयावह ही होता। तभी मेरी नजर दूर अंधेरे में टिमटिमाती एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी, जैसे किसी आंधी में कांपता हुआ दीपक। मुझे नहीं पता था कि वह क्या था, लेकिन उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उम्मीद जैसा महसूस हो रहा था। क्या यह हमारी मुक्ति की कोई राह हो सकती है? देखो, मैंने घबराई आवाज में कहा, उस रोशनी की ओर इशारा करते हुए। वो क्या है? राघव ने आंखें सिकोड़कर उस दिशा में देखा। हो सकता है वो बाहर निकलने का रास्ता हो, शायद वहां कोई हमारी मदद कर सके। मैंने बिना सोचे राघव का हाथ कसकर पकड़ लिया। हमें वहां पहुंचना ही होगा, यही हमारी आखिरी उम्मीद है। हम आगे बढ़ने ही वाले थे कि सफेद साड़ी वाली औरत अचानक हमारे सामने आ गई। उसका शरीर हवा में लहराने लगा, जैसे धुएं से बना हो। उसकी आवाज अब और भी ठंडी हो गई थी, और उसकी मौजूदगी से ठंडक मेरे अंदर तक घुस गई। तुम सोचते हो कि मुझसे बच सकते हो? उसकी आवाज भयानक थी। तुम मुझसे भाग नहीं सकते। पीछे नेहा का शरीर फिर से झटके खाने लगा। उसकी आंखें किसी अलौकिक रोशनी से चमक उठी। ऐसा लग रहा था जैसे वह पूरी तरह औरत के कब्जे में जा चुकी थी। अब और समय नहीं बचा था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, मैंने दृढ़ आवाज में कहा। हमें कोशिश करनी ही होगी। राघव ने बिना कोई समय गंवाए वैन का इंजन स्टार्ट किया। टायर घिसटते हुए जमीन से चिपक गए और वैन जोर से झटके के साथ आगे बढ़ी, उस टिमटिमाती रोशनी की ओर। पीछे से सफेद साड़ी वाली औरत की चीखें पूरे अंधेरे में गूंज उठी। वह गुस्से में तड़प उठी। उसका शरीर धुएं की तरह बिखरने लगा, लेकिन हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हमने डर को अपने दिलों में दबा लिया और सिर्फ आगे बढ़ते गए, उस रोशनी की ओर जो शायद हमें इस नरक से निकाल सकती थी। जैसे ही हम उस रोशनी की ओर भागे बढ़े, हवा में कुछ बदलने लगा। एक अजीब सी सनसनाहट,
जैसे कोई प्राचीन और अकल्पनीय शक्ति हमें अपनी ओर बुला रही हो। पीछे से सफेद साड़ी वाली औरत की हंसी धीरे धीरे मंद पड़ने लगी, लेकिन मैं जानता था कि यह अंत नहीं था। वह हमें आसानी से नहीं छोड़ने वाली थी, लेकिन वह रोशनी अब वह और करीब थी और ज्यादा साफ। यह सिर्फ एक हल्की सी झलक नहीं थी, बल्कि यह फैल रही थी, एक ठोस आकृति में बदल रही थी। आखिरकार हम उस रोशनी के स्रोत तक पहुंच गए। हमारे सामने एक पुराना जर्जर सा मंदिर खड़ा था। उसकी दीवारों पर समय की मार झेल चुके कुछ प्राचीन प्रतीक अंकित थे, लेकिन वहां की ऊर्जा वह अजीब तरह से सुरक्षात्मक लग रही थी। हमने जैसे ही कदम बढ़ाया, एक वृद्ध आदमी मंदिर के द्वार पर खड़ा दिखा। उसकी आंखें बंद थीं, होंठ किसी गूढ़ प्रार्थना को बुदबुदा रहे थे। फिर अचानक उसकी नजरें मुझसे मिली, और जाने क्यों पहली बार लगा कि शायद अब भी उम्मीद बची है। तुम बहुत देर से आए, लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ। वृद्ध की आवाज धीमी और खुरदरी थी। अंधकार तुम्हारा पीछा कर रहा है, लेकिन अभी भी बचने का एक तरीका है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर इसकी एक कीमत चुकानी होगी। मैंने अपने दोस्तों की ओर देखा। मेरे दिल में भय और असमंजस का भार बढ़ने लगा। हमें क्या करना होगा? वृद्ध की आंखों में एक अजीब गहराई उभर आई। तुम्हें एक बलिदान देना होगा। यही एकमात्र तरीका है इस आत्मा से छुटकारा पाने का। उसके शब्द सुनकर मेरे पेट में एक ठंडी गिरह सी पड़ गई, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। सफेद साड़ी वाली औरत हमें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वह हम सबको खत्म न कर दे। अब सब साफ था। अगर हमें जिंदा रहना था तो किसी एक को सब कुछ त्यागना होगा। राघव, प्रिया, कुणाल और मैंने एक दूसरे की तरफ देखा। हमारी आंखों में वही सवाल थे, वही डर। हम जानते थे कि बिना कीमत चुकाए यहां से निकलना असंभव था। वृद्ध आदमी मंदिर के सामने खड़ा था। उसका झुका हुआ शरीर मंदिर के जलते दीपों की टिमटिमाती रोशनी में चमक रहा था। हवा भारी थी, उसमें एक अजीब सी शक्ति थी जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सा एहसास कह रहा था कि यही हमारा आखिरी मौका था। बलिदान, ये शब्द मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह गूंजने लगा, जैसे किसी मौत की सजा सुना दी गई हो। यह एहसास दम घोंट देने वाला था। एक को मरना होगा। प्रिया पहली थी जिसने कांपती आवाज में सवाल किया, बलिदान? लेकिन कैसे? हमें करना क्या होगा? वृद्ध की आंखों में हल्की सी नरमी आई। जिस आत्मा ने तुम्हारा पीछा पकड़ा है वह सिर्फ एक भटकती आत्मा नहीं है, वह कुछ और ही है, बहुत पुरानी, बहुत शक्तिशाली। उससे मुक्त होने के लिए तुम्हें उतनी ही बड़ी कीमत चुकानी होगी, एक जीवन। उसका आखिरी शब्द हवा में लटक गया, जैसे ठंड की एक धारदार लहर ने हमें जकड़ लिया हो। लेकिन कौन अपनी जान देगा? कुणाल की आवाज कांप रही थी, जैसे उसने खुद को यह सवाल पूछने की हिम्मत भी बड़ी मुश्किल से जुटाई हो। उसके लहजे में वह घबराहट थी जो हम सब महसूस कर रहे थे। राघव, जो हमेशा सबसे व्यावहारिक सोचता था, गहरी सांस लेकर बोला, यह सच नहीं हो सकता। कोई और रास्ता होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। वृद्ध ने हाथ उठाया और राघव को रोक दिया। कोई और रास्ता नहीं है। जिस अंधकार से तुम टकराए हो उसे सिर्फ शब्दों या अनुष्ठानों से नहीं मिटाया जा सकता। इसकी कीमत चुकानी ही होगी। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मैं इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। हम यहां तक पहुंच चुके थे, इतना सह चुके थे। कहीं ना कहीं कोई और रास्ता जरूर होगा, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक सच्चाई कसमसा रही थी। यह हमारा इकलौता विकल्प था। मैंने अपने दोस्तों की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर, अपराध बोध और असमंजस की परछाइयां झलक रही थीं। हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े थे जहां से कोई भी रास्ता भयानक था, लेकिन फैसला हमें ही लेना था। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। वृद्ध की आवाज ने सन्नाटे को चीर दिया। वह आ रही है। जब तक वह यहां पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ में दौड़ गई। सफेद साड़ी वाली औरत, वह डरावनी सत्ता जिसने हमें इतने दिनों से सताया था, वह अब ज्यादा दूर नहीं थी। हम सबके बीच घनघोर खामोशी छा गई। कोई कुछ नहीं बोल सका। यह फैसला लेना हमारे लिए असंभव था, लेकिन हम सभी के दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, आखिर बलिदान कौन देगा? प्रिया की आंखें घबराहट में हम सबके चेहरों पर दौड़ रही थीं। हम किसी को ऐसे मरने नहीं दे सकते। हम दोस्त हैं, हमें साथ रहना चाहिए। कुणाल की आवाज कांप रही थी। उसकी बातों में बेबसी घुली हुई थी। मैं तुम में से किसी को मरने नहीं दे सकता। राघव आगे बढ़ा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय झलक रहा था।
अगर किसी को मरना ही होगा तो वो मैं होऊंगा। मैं ही तुम्हें यहां लाया था। इस गलती की सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। उसकी बात हवा में किसी श्राप की तरह लटक गई। राघव, जो हमेशा हमारा लीडर रहा था, उसने इस अकल्पनीय सच को स्वीकार कर लिया था। नहीं, मैं लगभग चिल्ला पड़ा। तुम ऐसा नहीं कर सकते राघव, हम सब इस मुसीबत में साथ हैं। लेकिन राघव ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा शांत भाव था। तुम सही कह रहे हो आर्यन, हम सब इसमें साथ हैं। लेकिन अगर किसी को कीमत चुकानी ही होगी तो वह इंसान मैं होना चाहिए। मैंने तुम्हें यहां लाने का फैसला किया और अब मैं तुम्हें बचाने का फैसला कर रहा हूं। प्रिया कुछ कहने वाली थी, लेकिन उसकी आंखें मुझसे मिली और वह रुक गई। उस एक पल में हम दोनों ने सब समझ लिया। हमें मालूम था कि क्या करना होगा, लेकिन हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हमें यकीन भी नहीं है कि यह बलिदान काम करेगा, कुणाल ने कांपती आवाज में कहा। अगर यह सब झूठ हुआ तो? अगर सफेद साड़ी वाली औरत? अब और देर मत करो। वृद्ध की आवाज इस बार कड़क थी। तुमने उसे देखा है। तुम जानते हो कि जब तक उसे उसकी मांगी हुई कीमत नहीं मिलेगी, वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। एक जीवन देना ही होगा। इसके बिना बचने का कोई रास्ता नहीं है। मेरे गले में कुछ अटक गया। यह फैसला मुझसे नहीं लिया जा सकता था, हम में से किसी से नहीं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें पता था कि यह होना ही था। मैंने राघव की ओर देखा। हमारे बीच एक भारी खामोशी थी, लेकिन उसकी आंखों में मैंने जवाब देख लिया। उसने फैसला कर लिया था। राघव, मेरी आवाज टूट गई। क्या तुम पूरी तरह से यकीन कर चुके हो? उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में कोई हिचक नहीं थी। मैंने कभी किसी चीज को लेकर इतना यकीन नहीं किया। हम सब जड़ होकर खड़े थे। हमारे दिल बोझ से दबे हुए थे। इस सफर में हमने जिंदा लौटने की उम्मीद लगाई थी, लेकिन इसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। राघव आगे बढ़ा। उसके कदम धीमे थे, लेकिन उसका इरादा अडिग। वह वृद्ध के सामने खड़ा हो गया। उसकी उंगलियां हल्के से कांपी, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। मैं तैयार हूं। राघव की आवाज स्थिर थी, हालांकि उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। वृद्ध ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन इस समय भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। अनुष्ठान तुरंत शुरू करना था। मैं नहीं देख सका। मैं यह नहीं सह सकता था कि राघव खुद को कुर्बान कर दे, लेकिन मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। वृद्ध ने प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार शुरू किया। हवा में एक भारी अंधकार फैल गया। ठंडक बढ़ने लगी। जमीन के नीचे से कंपन महसूस होने लगा। सफेद साड़ी वाली औरत की आवाज कहीं दूर से गूंजने लगी, धीरे धीरे पर हर पल तेज होती हुई। वह आ रही थी। राघव ने आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ अब भी खुले थे। चारों ओर हवाएं तेज हो गईं। वृद्ध की आवाज मंत्रों के साथ ऊंची होती गई। एक अजीब ठंडी हवा हम सबको घेरने लगी, और फिर एक आखिरी हृदय विदारक चीख के साथ राघव का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पल के लिए सब कुछ ठहर गया। राघव की निसंज्ञा देह जमीन पर पड़ी थी, और मेरे अंदर एक ऐसी पीड़ा उठी जिसने मेरी सांसें तक रोक दी। बलिदान दिया जा चुका था, और अब हवा में कुछ बदल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य बोझ हम सबके ऊपर से हट गया हो। वृद्ध ने पीछे हटकर गहरी गंभीर आवाज में कहा, यह पूर्ण हुआ। सफेद साड़ी वाली औरत, जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रही थी, अचानक रुक गई। उसका चेहरा पहले क्रोध से विकृत हुआ, लेकिन फिर उसमें कुछ और भी झलकने लगा, डर। वृद्ध ने अपने हाथ ऊपर उठाए। उसकी आंखें किसी दिव्य प्रकाश से चमकने लगीं। दूर हो जाओ दुष्ट आत्मा, तुम्हें इनकी आत्माएं नहीं मिलेंगी। और फिर एक भयावह चीख के साथ सफेद साड़ी वाली औरत अंधकार में विलीन हो गई। सफेद साड़ी में लिपटी वह औरत चीख पड़ी। उसकी आकृति कांपने लगी, टेढ़ी मेढ़ी होकर हवा में थरथराने लगी, जैसे कोई पुरानी तस्वीर जलने लगे। बूढ़े आदमी के आखिरी मंत्र के उच्चारण के साथ ही वह अचानक हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। चारों ओर फैली भयानक कालिमा छंटने लगी। ठंडी सिहरन भरी हवा थम गई। आसमान, जो अब तक भयावह अंधकार से ढका था, धीरे धीरे साफ होने लगा, और फिर पूरब के क्षितिज पर भोर की पहली किरण फूट पड़ी, जैसे लंबे समय बाद किसी अभिशप्त रात का अंत हुआ हो। हम जिंदा थे, लेकिन किस कीमत पर? सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर मंदिर के खंडहरों पर पड़ रही थी। हवा में अब भी धूप और बीती हुई दहशत की गंध तैर रही थी, मगर माहौल धीरे धीरे शांत हो रहा था।
हम बच गए थे, मगर जो कीमत चुकानी पड़ी थी वह इतनी भारी थी कि उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। राघव हमारे सामने लेटा था, निःशब्द, निश्चल। उसने अपने प्राण त्याग दिए थे ताकि वह सफेद साड़ी वाली औरत हमें कभी नुकसान न पहुंचा सके। उसकी कुर्बानी हमें बचा गई थी, मगर इस शांति के पीछे एक अंतहीन पीड़ा थी। कोई भी कुछ नहीं बोला। सबके चेहरे पर वही सवाल था, क्या यह सब सच में खत्म हो गया? प्रिया ने कांपते हाथों से आगे बढ़कर धीरे से राघव की आंखें बंद कर दी। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कंपा रही थी। हम उसे नहीं बचा सके, उसने बमुश्किल फुसफुसाते हुए कहा। उसने हमें बचाने के लिए अपनी जान दे दी। कुणाल एक ओर खड़ा अपनी हथेलियों को देख रहा था, जैसे उनमें कुछ छिपा हो। ऐसा क्यों हुआ? हमें पता ही नहीं था, हम नहीं जानते थे। वह धीरे धीरे बुदबुदाया। बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे हम समझ नहीं पाए। दुख, पश्चाताप या शायद सिर्फ स्वीकार्यता। जिस आत्मा का तुमने सामना किया वह इस दुनिया की नहीं थी, उसने धीमे स्वर में कहा। मगर वह कभी इंसान थी। उसके साथ एक भयानक श्राप जुड़ा हुआ था। राघव की कुर्बानी ने यह सुनिश्चित कर दिया कि वह अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसका आत्मा अब उस स्त्री से बंध चुका है और इसी के साथ उसकी यातना समाप्त हो गई। मैंने गहरी सांस ली। तो क्या अब हम सच में मुक्त हैं? क्या अब यह सब खत्म हो गया? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। श्राप समाप्त हो चुका है। वह आत्मा अब लौटकर नहीं आएगी, मगर जो तुमने सहा है उसकी छाप तुम पर हमेशा बनी रहेगी। अंधकार तुमसे दूर हो सकता है, मगर यह तुम्हारे भीतर एक छाया छोड़ जाएगा। हम सब खामोश खड़े रहे। उसके शब्द हमारे मन में गूंज रहे थे। यह सच था कि अब डरावनी घटनाएं नहीं होंगी, मगर इसका मतलब यह नहीं था कि डर खत्म हो गया था। रास्ते भर सन्नाटा था, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। हम सब अपनी अपनी सोच में डूबे थे। जो कुछ हुआ उसने हमें पूरी तरह बदल दिया था। राघव की कुर्बानी का बोझ हमारे दिलों पर था और हम चाहकर भी इसे भुला नहीं सकते थे। कई घंटे बीत गए, फिर प्रिया ने धीमे स्वर में कहा, मुझे लग रहा था कि वो अभी भी हमारे पास ही कहीं है। वो सफेद साड़ी वाली औरत। मुझे लगा था कि जब वो चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब मैं नहीं जानती। मुझे लगता है कि वो हमें देख रही है कहीं से। कुणाल ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखें बुझी बुझी सी लग रही थीं। हम इस सब को कभी नहीं भूल पाएंगे, मगर कम से कम अब वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने रियर व्यू मिरर में उसे देखा। उसकी आंखों में वही सूनापन था जो शायद हम सब की आंखों में था। हम सब इस हादसे से टूट चुके थे, मगर एक बात तय थी, सबसे बुरा दौर बीत चुका था। एक हफ्ता बीत गया। हम अपने अपने घर लौट आए थे, मगर वह रात हमारे जहन में जिंदा थी। हम अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहे थे, मगर यह आसान नहीं था। प्रिया चुप चुप सी रहने लगी थी। उसकी आंखों में हमेशा भय छाया रहता था। कुणाल खुद में ही गुम रहने लगा था। उससे उस रात के बारे में बात करना नामुमकिन था। मैं भी शायद खुद को बहलाने की कोशिश कर रहा था। सपने आना बंद हो गए थे, मगर डर अभी भी था। मैंने वो चीजें देखी थी, महसूस की थी, जिनसे किसी को भी नहीं गुजरना चाहिए। और फिर भी कहीं ना कहीं एक सवाल मेरे मन में था, क्या हम सच में आजाद हो चुके हैं? 1 महीने बाद हम सब दोबारा उस मंदिर के पास लौटे जहां से यह सब शुरू हुआ था। इतने दिनों में पहली बार हम सब ने इतनी हिम्मत जुटाई थी कि वापस यहां आ सकें। मंदिर हमारे सामने था, वही पुराना, टूटा फूटा, मगर अब एक अजीब सी शांति से घिरा हुआ। कोई परछाई नहीं, कोई सरसराहट नहीं, कोई साया नहीं, सिर्फ हल्की हवा के साथ सरकते हुए पत्तों की आवाज। प्रिया ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे लगता है कि अब हम आगे बढ़ सकते हैं। हम जिंदा हैं। और राघव ने हमें बचाने के लिए अपनी जान दी। हमें उसकी कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। कुणाल ने धीरे से सिर हिलाया। अब समय आ गया है सब कुछ पीछे छोड़ने का। सफेद साड़ी वाली औरत चली गई और उसके साथ ही वह श्राप भी। बूढ़ा आदमी जो अब तक चुपचाप हमें देख रहा था, आगे बढ़ा। उसकी आवाज गहरी और अनुभवों से भरी थी। तुम्हारा सफर आसान नहीं था, उसने कहा, लेकिन तुमने वह सीख लिया है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जीवन की कीमत क्या होती है और इसे बचाने के लिए कितना साहस चाहिए। अब तुम जानते हो। हम सब ने सिर झुका दिया, उसकी बातों का बोझ दिल में महसूस करते हुए। फिर हम मुड़कर चले गए। अतीत की परछाइयां हमारे साथ रहेंगी,
लेकिन हमने तय कर लिया था कि वे हमें परिभाषित नहीं करेंगी। हमने अंधकार का सामना किया था, उसमें से निखर कर निकले थे, और अब हम पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और आखिरकार मुक्त थे। श्राप टूट चुका था, दुःस्वप्न समाप्त हो चुका था, हम जिंदा थे। तो दोस्तों, आज की यह रोमांचक और खौफनाक कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और इसने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।